तैयारी में आप मतलब आज से जुड़ जाओ उसमें, कि जो भी सिलेबस है तो उसमें आज से अपन लग जाएंगे। तो थोड़ा सा है ना, जो स्मार्ट वर्क करेंगे ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट देख करके, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा उसमें। और और आप सर वो अंधाधुंध इस एफटी। तरह से मतलब बिल्कुल, एफटी का तो है ही ना भाई, एफटी का तो वही चल रहा है जो अपन पढ़ा रहे हैं। एफटी के टेस्ट में तो वही चीजें चल रही है जो अपन पढ़ा रहे हैं। एफटी को तो ध्यान रखो ही, लेकिन ज्यादा फोकस है ना आप एआईएटीएस पर करो अभी, ठीक है। एफटी का तो वही चल रहा है जो आप लोग पढ़ रहे हो अभी, और अब तो अपन भी देखो उसी रेंज में आ गए, ठीक है ना, कि अपना जो सिलेबस यस है सर। ना वो भी वही चल रहा है जो उस टेस्ट में आने वाला है। तो एफटी की तो इतनी दिक्कत नहीं आती, एआईएटीएस में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो बहुत पीछे का पार्ट उसमें आता है, और वो सही चीज भी है ना। अगर मान लो कि इस तरह से टेस्ट नहीं होंगे तो तुम्हें क्या पता लगेगा कि आज से 2-3 महीने पहले हमने जो पढ़ा था वो हमें याद है नहीं है। तो कम से कम टेस्ट के चक्कर में तो रिवीजन होगा। इसलिए उस पर अपन थोड़ा सा फोकस करें ना तो सही रहेगा। जो ऐप की टेस्ट में तो वही आएगा जो आप करंट में पढ़ रहे हो, तो ये तो आप डेली रिवीजन कर ही रहे हो। तो थोड़ा सा ना जो मैनेज करके पढ़ाई करो आप लोग हर चीज में। चलो देखो बेटा, आगे देखते हैं, यहां तक का नोट कर लिया था आपने क्लास एम्फीबिया तक। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, देखो क्लास एम्फीबिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना बेटा एम्फीबिया शब्द। एम्फी प्लस बायोस, लेटिन में एम्फी प्लस बायोस से मिलकर के एम्फीबिया बना है। एम्फी का मतलब होता है टू, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, कि ऐसे जंतु जो दो जगह पर, दो स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसको एम्फीबिया के, स्थल पर भी और जल में भी। तो एज ऑफ एम्फीबिया कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस काल में इनकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी। जल व थल दोनों पर रह सकते हैं, इसलिए अपन इनको प्रथम स्थलीय जंतु मानते हैं, जो स्थल पर आने वाले थे। अब आप ये मत सोचना कि आर्थ्रोपोडा में भी सर स्थलीय पढ़े थे अपने, है ना, एस्केलमंथीज में भी पढ़े थे। हम वर्टिब्रेट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा अभी, हम कशेरुकियों के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रथम कशेरुकी है एम्फीबिया जो स्थलीय है। लेकिन सफल स्थलीय जंतु नहीं है, क्योंकि जनन के लिए ये पानी पर निर्भर रहते हैं, जैसे मेंढक होता है। तो ये स्थल पर रहेंगे मैक्सिमम समय, और जब इनका प्रजनन काल आता है बारिश के सीजन में, ठीक है, जो बारिश का सीजन होता है वो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो उनको पानी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्थल पर जनन नहीं कर सकते। और स्थल पर जनन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें स्थलीय अब स्थलीय आवास का अनुकूलन क्या होता है कि इनके अंडों के बाहर कठोर कार्बोनेट कवच होना चाहिए, ठीक है। जो एम्फीबिया के अंडों के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है। इस वजह से अगर ये अपने अंडे स्थल पर देंगे तो वो सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में, गर्मी से वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और उनमें फिर डेवलपमेंट होगा नहीं। तो इसीलिए ये जंतु डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर। तभी तो अपन कहते हैं बेटा कि बाह्य निषेचन हमेशा जलीय माध्यम में होगा। और बाह्य निषेचन जलीय माध्यम में क्यों होता है? क्योंकि देखो स्पर्म को जो मूवमेंट होती है ना, स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा मतलब कि लिक्विड मीडियम में, तरल माध्यम में गति करता है, चाहे वो आंतरिक निषेचन हो या बाह्य निषेचन हो। अब जैसे जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उसमें जो तरल माध्यम वो तो सीमन प्रोवाइड कराएगा, जैसे सीमन मतलब वीर्य, तो उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है वो उसमें लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जिनमें बाह्य निषेचन होगा उसमें लिक्विड मीडियम वाटर प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बात है कि इनके अंडों के बाहर कवच नहीं है, इसलिए स्थल पर जनन नहीं कर सकते। स्थल पर अंडे देंगे तो सूर्य के प्रकाश में सूख जाएंगे, इसलिए अपन इसको वास्तविक या सफल स्थलीय जंतु कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पानी में जाना ही पड़ेगा। सामान्य लक्षण देखो बेटा, एन एमनियोटा, इनमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं है, 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती है, डाइकोंडाइलिक स्कल, है ना, एम्फीबिया में और मेमेलिया में दोनों में डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, एम्फीबिया में और मेमेलिया में। बाकी सभी में मोनोकोंडाइलिक होता है। असमतापी है, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं करता है,
इनका बॉडी टेम्परेचर बाह्य वातावरण के अनुसार बदलता रहता है ना, असमतापी है जो बाह्य वातावरण के अनुसार बदलता रहेगा। बॉडी इनकी हेड और धड़ में विभाजित होता है शरीर। इनमें पूंछ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना, पूंछ प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। अगर मान लो बेटा इसमें पूंछ प्रेजेंट है तो वो यूरोडेला गण के मेंबर होंगे, यूरोडेला गण। अब यूरोडेला गण में जैसे ये जो सैलामेंडर वगैरह होते हैं, है ना, अभी आपको एनसीईआरटी से भी देखो मैं डायग्राम बताऊं तो ये सैलामेंडर का दे रखा है, देखो डायग्राम, एक मिनट, ये वाला, ये देखो ऊपर, ये जो डायग्राम है ना, ये है बेटा सैलामेंडर। सैलामेंडर ए जो डायग्राम है ये सैलामेंडर का है, और जो बी डायग्राम है ये मेंढक का, राना टिग्रिना। अब देखो मेंढक में तो टेल एब्सेंट है, ठीक है, इसमें टेल एब्सेंट है, और यहां देखो है ना, सैलामेंडर। ये एक केवल ऐसा ऑर्डर है एम्फीबिया में जिसमें टेल आती है, और जो मेंढक का टेडपोल लार्वा होता है, देखो इस तरह ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना बेटा ये त्वचीय श्वसन करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, त्वचीय श्वसन करते हैं, इसलिए त्वचा नम होती है, चिकनी तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, मतलब त्वचीय श्वसन, त्वचा के द्वारा श्वसन करेगा, तो उसकी त्वचा नम, चिकनी, सल्क विहीन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, तभी तो गैसियस एक्सचेंज होगा वहां पे। जैसे अपनी त्वचा है तो इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, हम त्वचा के द्वारा श्वसन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी त्वचा कैसी होती है, सूखी सल्की होती है ना, सूखी सल्की किरेटिनीकृत होगी, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। लेकिन इनमें बेटा एक अपवाद भी है, कैसिलियन, कोई जरूरी नहीं है याद करना, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ये केवल एकमात्र ऐसा एम्फीबिया है जिसमें त्वचा के नीचे सल्क पाए जाते हैं, ऊपर नहीं होगे, छुपे हुए रहते हैं नीचे, ठीक है। कंकाल देखो बेटा, इसमें बाह्य कंकाल एब्सेंट है, मतलब ना तो सल्क होंगे बेटा, ना नखर होते हैं, नखर पाए जाते हैं तो नखर और सल्क दोनों एब्सेंट है, बाह्य कंकाल एब्सेंट है। दो जोड़ी लिम्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, दो जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं। जैसे मेंढक में बात करें ना बेटा अपन, ये फ्रॉग के बारे में बता रहा हूं कि मेंढक के अग्रपाद में 4 अंगुलियां और पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है, ठीक है, अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है, ठीक है। और नर मेंढक के अग्रपाद की प्रथम अंगुली पर नप्टियल पैड पाया जाता है। नप्टियल पैड का मतलब होता है बेटा एक आसंजक गद्दी नुमा संरचना जो जनन में सहायता करती है, रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है तो इसलिए वो सहायक जनन संरचना कह सकते हैं। नप्टियल पैड आसंजक गद्दी नुमा संरचना नर मेंढक के अग्रपाद की प्रथम अंगुली पर पाई जाती है। पाचन में बात करें तो देखो बेटा, आहार नाल, उत्सर्जन पथ और जनन पथ, मैंने कहा था ना कि अगर ये तीनों पाथवे एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं तो उसको अवस्कर या क्लोएका कहते हैं। तो इनमें क्लोएका पाया जाता है, इसका मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल, इनका एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये कॉमन चैम्बर में ओपन होंगे, उसको अवस्कर कहते हैं। पाचन में आगे बात करें, जैसे लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि ध्यान रखना बेटा, मेंढक में लार ग्रंथि एब्सेंट होती है, फ्रॉग में, और टोड में लार ग्रंथि पाई जाती है। तो जो टोड होता है ना बेटा, ये मेंढक की तरह दिखता है, ठीक है, एक सह प्रजाति होती है, देखो आपको इसका एक डायग्राम बताऊं मैं, तो ये एक सह प्रजाति है, और ये इसी की तरह ही दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है, टोड एनिमल, ये देखो, ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, ये फ्रॉग है और ये देखो टोड है, और बाकी और देखो तो देखो ये टोड होता है। तो स्ट्रक्चर इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ना,
वो समान होती है बेटा दोनों की। तो ये एक जैसे दिखने वाले जंतु हैं दोनों, ठीक है। तो सह प्रजाति को स्पीसीज कह सकते हो कि आपस में एक दूसरे से मिलान करते, लेकिन इनमें बेटा डिफरेंस बहुत होता है। चाहे मॉर्फोलॉजी में आपको सिमिलरिटी नजर आ रही हो, इनकी त्वचा, त्वचा का रंग, इनका आवाज, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे मेंढक हमेशा पानी के स्रोत के आसपास में रहेगा, जहां पर वाटर सोर्स होता है, और जो टोड है वो पेड़ के नीचे छायादार स्थानों पर पाया जाता है। तो ऐसे इनमें बहुत डिफरेंस होता है, तो आप एक नहीं मान सकते, दोनों अलग अलग प्रजाति है। मेंढक अलग होगा, फ्रॉग अलग है, टोड अलग होगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखो कि फ्रॉग में तो लार ग्रंथि प्रेजेंट है, टोड में नहीं होगी बेटा। सॉरी, फ्रॉग में एब्सेंट होगी, लार ग्रंथि फ्रॉग में नहीं होती है, एब्सेंट होती है। टोड में लार ग्रंथि प्रेजेंट है। पूछा जाए कौन सी, तो आप कहोगे पैरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है टोड में। टीथ में देखो, टीथ फ्रॉग में ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं, केवल ऊपरी जबड़े में दांत होंगे, जिनको अपन बोलते हैं बेटा वोमेराइन टीथ। वोमेराइन टीथ ऑफ फ्रॉग, ये देखो इस तरह से, ये डायग्राम देखो, तो आपको ये कर्सर का साइन दिख रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वोमेराइन टीथ है। अब इसको वोमेराइन टीथ क्यों बोलते हैं? वोमेराइन टीथ बेटा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसका जो वोमर बोन होती है ना ऊपर, है ना, वोमर, तो उससे एसोसिएट होता है, वोमर से एसोसिएट होता है, इसलिए इसको वोमेराइन टीथ कहते हैं। बाकी देखो मैक्सिलरी टीथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं, तो ऊपरी जबड़े वाले दांतों को तो क्या बोलोगे बेटा? मैक्सिलरी टीथ बोलेंगे। और उसके अलावा जो वोमर से एसोसिएट होते हैं उनको वोमेराइन टीथ कहते हैं। देखो निचले जबड़े में कोई भी टीथ नहीं है यहाँ पे, है ना, लोअर जा में कोई भी नहीं होगा, केवल अपर जा के अंदर टीथ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो, फ्रॉग में ऊपरी जबड़े में दांत प्रेजेंट, और एक वोमेराइन दांत भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं जो वोमर बोन से एसोसिएट होता है, जबकि टोड में दांत एब्सेंट होते हैं, टोड में नहीं होंगे। तो देखो दो बातें हो गई बेटा, फ्रॉग में तो लार ग्रंथि एब्सेंट और फ्रॉग में दांत प्रेजेंट, जबकि टोड में लार ग्रंथि प्रेजेंट और दांत एब्सेंट हो गए। जिह्वा देखो बेटा, फ्रॉग में द्विशाखित जिह्वा होती है, बाइफिड। बाइफिड का मतलब जैसे सांप की जिह्वा होती है ना, जो दो शाखाओं में बढ़ जाती है आगे, उसको बाइफिड टंग बोलते हैं। और जब फिर टोड में बात करते हैं तो टोड में जिह्वा पूर्ण होती है ना, कंप्लीट टंग पाई जाती है, जो आगे ऐसे ब्रांच में डिवाइड नहीं होती है। फिर बेटा मैंने यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रखा है, देखो ये बॉक्स के अंदर है यहाँ पे, कि वयस्क मेंढक मांसाहारी है, आहार नाल छोटी होगी, टेडपोल लार्वा शाकाहारी है, आहार नाल लंबी होती है। तो आप ये मत देखना यहाँ पे कि जैसे ये अपन ये बात करें कि सर देखो ये जो मतलब कि फ्रॉग होता है एडल्ट, सॉरी, उसका बॉडी का साइज तो बड़ा होता है ना, लार्वा का बॉडी साइज छोटा होता है, तो फिर एलिमेंट्री कैनाल उसमें लंबी कैसे हो गई? वो तो एडल्ट में लंबी होनी चाहिए, है ना। तो हम इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर रहे बेटा, अपन इनके जो बॉडी साइज के रेशियो में देख रहे हैं, है ना, इनका जो बॉडी साइज है उन आपस में दोनों में नहीं कर रहे अपन, इनकी बॉडी साइज के रेस्पेक्ट में एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, शाकाहारी जंतु की आहार नाल लंबी होगी और मांसाहारी जंतु की आहार नाल छोटी होती है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी, ठीक है। तो जो एडल्ट फ्रॉग है वो मांसाहारी होगा, वयस्क मेंढक, इसलिए आहार नाल छोटी होती है। और जो लार्वा है वो शाकाहारी है, तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लंबी होती है। श्वसन देखो बेटा, इसमें आपको बताया हुआ है, ये गिल्स, स्किन और लंग्स के द्वारा श्वसन करेगा। स्किन के द्वारा मैक्सिमम श्वसन होता है यहाँ पे। परिसंचरण तंत्र देखो बेटा, तीन कक्षीय हृदय, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने कंपैरिजन करके बताया था आपको। बंद व अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होगा। पता है बेटा अपूर्ण दोहरा क्यों बोलते हैं? मिक्स ब्लड जाता है ना, इसमें वेंट्रिकल में कोई सेप्टम नहीं होता है वहां पे। वृक्क निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र सुविकसित होता है। उत्सर्जन में मीजोनेफ्रिक वृक्क बेटा, पीसीज और एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक आएगा, उसके बाद में आप सभी में मेटानेफ्रिक पढ़ोगे। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है,
है ना, अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन करेगा। अब अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो बस आप दो के बारे में याद रखो, एक तो इनका लार्वा जो टेडपोल लार्वा है और यूरोडेला गण के सदस्य हैं, ये पानी में रहता है बेटा, तो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। बाकी जो वयस्क मेंढक है ना, एडल्ट फ्रॉग, वो यूरिया का उत्सर्जन करेगा। तंत्रिका तंत्र में 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिका है, क्योंकि एन एमनियोटा है तो 10 जोड़ी होंगे। बिल्कुल। संवेदी भाग में मध्य व अंत्यकर्ण प्रेजेंट, क्योंकि हमने जब ह्यूमन में आपको ये पढ़ाया था ना, ईयर नर्वस सिस्टम में, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर दिखाया था कि जो टिम्पेनम है, ये टिम्पेनम केवल मतलब बाह्य कर्ण, ईयर, पिन्ना, कर्णकुहर, ये स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है, केवल मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है। और टिम्पेनम टिम्पेनम मध्य कर्ण है, मतलब कि मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण के संधि स्थल पर है। तो इनमें क्या होता है बेटा, ना तो ईयर पिन्ना है, ना इनमें बाह्य कर्ण नलिका होती है। तो टिम्पेनम सबसे बाहर की तरफ होगा। तो इनमें जो टिम्पेनम है, ये बाह्य कर्ण को प्रदर्शित करता है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई कि टिम्पेनम और कर्णास्थी ये पिसीज में एब्सेंट होते हैं, और एम्फीबिया से कोर्डेटा तक सभी में प्रेजेंट होंगे। और एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज के मध्य कर्ण में केवल एक कर्णास्थी कोलुमेला ऑरिस पाई जाती है। तो देखो यहां पे मध्य कर्ण में केवल एक अस्थि कोलुमेला ऑरिस प्रेजेंट। टिम्पेनम मध्य कर्ण को ढकता है, टिम्पेनम ही बाह्य कर्ण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ टिम्पेनम होता है। लार्वा में पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है, जैसे मछली में बताया था ना, लेटरल लाइन सिस्टम, पार्श्व रेखा तंत्र, जो इनमें जल की धारा का प्रवाह है, इसको न्यूरोमास्ट भी कहता है बेटा, है ना, न्यूरोमास्ट भी कहते हैं, जल की धारा का प्रवाह है। और मतलब जो इनमें बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, उसके लिए इनमें पाया जाता है। तो पार्श्व रेखा तंत्र हमेशा ध्यान रखना कि ये केवल जलीय जीवों में मिलेगा। तो लार्वा तो जलीय जीव है ना, वो पानी में रहेगा, इसलिए निमेशक पटल, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जानते हो बेटा निमेशक पटल किसको कहते हैं? थर्ड आईलिड, तीसरी नेत्र फलक। हमारे में दो आईलिड होती है, अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है, एक थर्ड आईलिड और होता है, जो क्या क्या काम करता है बेटा? तीसरा नेत्र फलक, थर्ड आईलिड, ये मतलब जैसे जीवों को बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है। किससे? जीवों को बचाएगा। जैसे मान लो कि अगर कोई जलीय जीव है, तो वो अपनी तीसरी नेत्र फलक को बंद करते हैं, ठीक है, जिसको निमेशक पटल कहते हैं, ताकि वो ट्रांसपेरेंट होती है। जो थर्ड आईलिड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, निमेशक पटल, वो ट्रांसपेरेंट होती है। अब उसको बंद करने से जैसे पानी जो है उनकी आंखों में नहीं आएगा, तो आंखों को पानी से बचा रही है। और अपन देखें, जैसे मान लो कि जो मतलब स्थलीय जीव होते हैं, तो स्थलीय जीव में भी निमेशक पटल होगी, जैसे कैमिल के अंदर है निमेशक पटल, तो वो उनकी आंखों को डस्ट से बचाती है, ठीक है, ड्राई होने से बचाती है। हमारे में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए जो निमेशक पटल है, ये स्थलीय जीवों को धूल कणों से और जलीय जीवों को जल से बचाती है, आंखों को। तो निमेशक पटल पाई जाती है। जनन के आधार पर बेटा एक लिंगी है, निषेचन बाह्य होगा, अंडज है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है। वर्ग एम्फीबिया को 3 गण में आप क्लासिफाइड करते हैं, 3 गण में, जिसमें जैसे एपोडा जिम्नोफिना, है ना, ए मतलब एब्सेंट, पोडा मतलब उपांग, लिम्स, पोडा मतलब उपांग, ए मतलब एब्सेंट, तो एपोडा मतलब लिम्स एब्सेंट। तो देखो लिम्स एब्सेंट होते हैं इनमें, क्रमी के जैसे दिखाई देते हैं। एक एग्जांपल है इक्तियोफस, इसको पादविहीन एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं, क्योंकि लिम्स नहीं पाए जाते। दूसरा गण है बेटा यूरोडेला। यूरोडेला का मतलब होता है कोडेटा, कोडा मतलब टेल, एटा मतलब हैविंग, जिनमें टेल पाई जाती है। कोडा मतलब टेल, एटा मतलब हैविंग, तो टेल हैविंग मतलब टेल प्रेजेंट है। तो इनमें देखो क्या चीज है कि सभी लिम्स समान आकार के हैं, सभी लिम्स समान आकार के होंगे।
और लास्ट वाला देखो बेटा एन्यूरा, एन्यूरा सेलेंसिया। एन्यूरा में देखो लिम्स प्रेजेंट है लेकिन असमान आकार के हैं। ये डायग्राम देखो एक बार यहां पे, है ना। और अब आप देखो इसमें कि ये जो इसके अग्रपाद है, ठीक है बेटा, ये इसके देखो अग्रपाद है और ये पश्चपाद है। आपको साइज सबकी सेम दिखेगी। मेंढक में देखो बेटा ये अग्रपाद यहां से यहां तक का हो गया देखो, और पश्चपाद देखो बेटा ये वाला है। अब बताओ इसका पश्चपाद बड़ा है नहीं है, ठीक है, तभी तो ये जंप लगाते हैं। पश्चपाद लंबे होते हैं तभी तो ऐसा जंप लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें लिम्स यूरोडेला के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट तो होते हैं, है ना, लेकिन सभी समान आकार के होंगे। पूंछ भी पाई जाती है, इसलिए छिपकली के समान दिखाई देता है, लिजार्ड के जैसे छिपकली के समान दिखाई देंगे। इनमें बेटा आंतरिक निषेचन है अपवाद स्वरूप, बाकी तो बाह्य निषेचन ही होता है। एग्जाम्पल जैसे सैलामेंडर, ये जरायुज होता है, फायर सैलामेंडर भी कहते हैं। एम्बायोस्टोमा, इसको टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। एम्बायोस्टोमा का लार्वा होता है एक्सोलोटल लार्वा। एम्फियोमा को कोंगो ईल कहता है, जो सबसे बड़ी आरबीसी जंतु जगत की 70 से 80 माइक्रोमीटर इसमें होगा। नेक्ट्यूरस मड पपी, ठीक है, मतलब जैसे कीचड़ के अंदर रहता है ये। अब एम्बायोस्टोमा में एक करेक्टर है पीडोजेनेसिस, जिसको साविकी जनन या डिंब जनन कहते हैं। देखो बेटा क्या होता है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस जब कोई लार्वा, है ना, वयस्क में बदला ही नहीं है और किसी लार्वा में लार्वा अवस्था में ही प्रजनन प्रारंभ हो जाता है, तो उसको पीडोजेनेसिस या साविकी जनन कहते हैं, है ना, लार्वा अवस्था में। अब उसका एक कारण है कि इनकी बॉडी में दो प्रकार का परिवर्तन होगा। अच्छा, हम सभी में दो टाइप का अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक होता है बेटा सेक्सुअल डेवलपमेंट और एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, कायिक परिवर्धन और जननिक परिवर्धन। ये दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है। अब देखो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, अधिकांश जंतुओं में क्या होता है कि पहले कायिक परिवर्तन होता है, बाद में जननिक परिवर्तन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो सर, कायिक परिवर्तन मतलब शीघ्र होता है और जननिक परिवर्तन धीमा होता है, स्लो होता है। आपने वो नहीं पढ़ा था ह्यूमन के अंदर कि जो पिनियल काई, है ना, तो पिनियल ग्रंथि के अंदर अपन ने जो मेलेटोनिन हार्मोन में बताया था कि ये कौन सेट प्यूबर्टी को डिले करेगा, उसको थोड़ा सा आगे धकेल देगा, मतलब कि समय से पहले लैंगिक परिपक्वता नहीं आती है। तो इस तरह से यहां पर ऐसा नहीं होगा बेटा। इनमें क्या होता है कि जो जननिक परिवर्तन थोड़ा फास्ट होगा और कायिक परिवर्तन स्लो होता है। तो इसलिए लार्वा वयस्क में बदला ही नहीं है, उससे पहले उसमें जननांग डेवलप भी हो गए और वो जनन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको पीडोजेनेसिस या साविकी जनन कहते हैं, ठीक है। इधर देखो बेटा एग्जांपल एन्यूरा में, एन्यूरा में लिम्स प्रेजेंट लेकिन असमान आकार के हैं। अग्रपाद छोटे, पश्चपाद बड़े होंगे। निषेचन बाह्य, लार्वा टेडपोल होगा। एग्जांपल राना टिग्रिना, इंडियन बुल फ्रॉग, एक हाइला ट्री फ्रॉग और ब्यूफो कॉमन टोड। ध्यान रखना बेटा, ब्यूफो में विष ग्रंथि रूपांतरित पैरोटिड ग्रंथि होती है ना, मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड है ब्यूफो में। और ये कॉमन टोड बोलते हैं बेटा, ब्यूफो को कॉमन टोड बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ इसमें एम्फीबिया। और इधर देखो अपन इसमें ये भी पढ़ लेते हैं कि जैसा कि नाम से इंगित है कि एम्फी का मतलब दो, बायोस का मतलब जीवन, इसीलिए इसको एम्फीबिया कहते हैं कि एम्फीबिया जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। अधिकांश में दो जोड़ी पैर, आ गई ना बात, क्योंकि एक गण ऐसा भी बताया अपन ने एपोडा जिसमें लिम्स नहीं होते हैं, तभी तो इसने ये नहीं लिखा कि सभी में दो जोड़ी पैर, क्योंकि अधिकांश में दो जोड़ी पैर है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें लिम्स नहीं होता है, जैसे इक्तियोफिस में। शरीर सिर तथा धड़ में, हेड और ट्रंक में विभाजित। कुछ में पूंछ उपस्थित। मैंने क्या बताया था, टेल प्रेजेंट या एब्सेंट, और प्रेजेंट किसमें होगा, लार्वा में, टेडपोल लार्वा में, यूरोडेला गण में। त्वचा देखो नम, तल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं, अभी मैंने आपको निमेशक पटल बताया। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है।
ठीक है। आहार नाल मूत्राशय जनन पते कोष्ठ में खुलते, जिसे अवस्कर कहते हैं। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होगा। हृदय 3 प्रकोष्ठ का है, 2 आलिंद है और 1 निलय हो गया। असमतापी प्राणी है। नर मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य है। अंडोत्सर्जन करते हैं, मतलब कि अंडज हो गए। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा। ये गलत है ना बेटा? क्या होना चाहिए? परिवर्धन अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष है ना? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये देखो, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट लिखा हुआ है ना इंग्लिश में। तो इसलिए बहुत सारी चीजें मिस प्रिंट हो जाती है हिंदी वाली एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूफोटोड, राना टिग्रिना मेंढक, हाइला वृक्ष मेंढक, सेलेमेंड्रा सेलामेंडर, इक्तियोफिस पाद रहित उभयचर। तो आप इसमें से ये 3 एग्जाम्पल याद कर लो। सॉरी, हो गया और इसको भी मैं, लेकिन बेटा सेलामेंडर के दोनों एग्जाम्पल याद करना, और इधर तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको 6 एग्जाम्पल आप लोग पढ़ना इसमें। बताओ क्या आपको? सर हाँ जी। सर निमेशक पटेल अपन थर्ड आई को थायराइड को नहीं, थर्ड आई थर्ड आई नहीं, थर्ड आई नेत्र पलक
बेटा एपिडर्मिस से बन रहे हैं मछलियों में, ठीक है। सांप व छिपकली में पार्श्वदंती दांत प्रेजेंट होते हैं, पार्श्वदंती दांत सांप और छिपकली में, मतलब जो पाए जाते हैं। मगरमच्छ में दांत होते हैं। कछुए में दांत एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि श्रृंगी चोंच में रूपांतरित हो, हॉर्नी मतलब ऐसे श्रृंग छोटे घटनाएं पाई जाती है उसके ऊपर उभार। मुख गुहा में जैकबसन का अंग या वोमेरोनेजल अंग भी कहते हैं, जो घ्राणग्राही है। मैं आपको बताऊं बेटा, जैकबसन भोजन चबाते समय गंध का ज्ञान कराता है, भोजन चबाते समय गंध का ज्ञान कराता है। हमें थोड़ी होता है ना, इनमें आती है, जैकबसन का अंग होता है। श्वसन बेटा लंग्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है, श्वसन लंग्स के द्वारा होगा। परिसर में 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, ठीक है, 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद है। और मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होंगे, ठीक है। और मगरमच्छ के हृदय में पेनिजी का रंध्र भी पाया जाता है, पेनिजी का रंध्र। निवाहिका तंत्र हाशित प्रकार का होता है, याद रखना बेटा। इसमें आपको उसमें बताया तो था यार, ये पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि वृक्क निवाहिका तंत्र पीसीज एम्फीबिया में वेल डेवलप होता है, रेप्टिलिया एवीज में वेस्टिजियल हाशित प्रकार का होगा, मैमल्स में तो एब्सेंट है। हाँ जी। उत्सर्जन मेटानेफ्रिक वृक्क द्वारा होगा, मेटानेफ्रिक किडनी। और यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ होता है। 2 पॉइंट है कि सांप और मगरमच्छ में मूत्राशय एब्सेंट होता है, क्योंकि वो क्लोका में खुलता है सीधा, लेकिन छिपकली में मूत्राशय पाया जाता है। तो बताओ अभी तक कहां कहां पढ़ा हमने? उभयचरों में हमने पढ़ा, एम्फीबिया में कि उनमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है ना। रेप्टिलिया में क्या पढ़ रहे हैं? सांप और छिपकली में, सांप और मगरमच्छ में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा, केवल छिपकली में प्रेजेंट हुआ है। तो एम्फीबिया में प्रेजेंट है, छिपकली में प्रेजेंट है। आगे फिर और देखेंगे अभी। 2 जोड़ी लिम्स प्रेजेंट बेटा गमन के लिए, है ना। गमन के लिए इसमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। तंत्रिका में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका। संवेदी भाग में बाह्य कर्ण छिद्र एब्सेंट है, टिम्पेनम बाह्य कर्ण को प्रदर्शित करता है। एक लिंगी है, आंतरिक निषेचन होता है बेटा इसमें, ठीक है। अधिकांश इनमें अंडज होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, लार्वा नहीं है। अंडों के बाहर कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जो इन्हें सूखने से बचाता है। यही तो स्थलीय आवास का अनुकूलन है। और अंडे कैसे होते हैं बेटा? चर्मिल। चर्मिल अंडों का मतलब हो गया लेदरी एग, लेदरी एग भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं लेदरी एग? क्योंकि डर्मल एक त्वचीय आवरण पाया जाता है बेटा अंडों के बाहर। इस कवच के अलावा एक अंडों के बाहर त्वचीय आवरण पाया जाता है, डर्मल लेयर वहां पर होती है, इसलिए इसको लेदरी एग या चर्मिल अंडे भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे गण किलोनिया, किलोनिया वगैरह छोड़ो, अपन कछुए के आप एग्जाम्पल देखो। इसमें ये तीनों एग्जाम्पल पढ़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मैं तो आपको ये कहूंगा बेटा, ये वाला एग्जाम्पल भी याद करना और ये पता रखना कि टेस्टूडो स्थलीय कछुआ होता है, कीलोन समुद्री कछुआ होता है जिसको टर्टल भी कहते हैं, टर्टल भी कहते हैं इसको, और टेरापिन स्वच्छ जलीय कछुआ होता है ना। तीनों को याद करना। इनके ये भी ध्यान रखना कि कौन सा कछुआ स्थलीय है, समुद्री है या स्वच्छ जलीय है। टेस्टूडो स्थलीय, कीलोन समुद्री, टेरापिन स्वच्छ जलीय हो गया। लिजार्ड छिपकली, सोरोलॉजी स्टडी को बोलते हैं। ऑटोटोमी का गुण पाया जाता है, पता है बेटा ऑटोटोमी किसे कहते हैं? सर खुद की पूंछ को काट के फेंक दिया।
खुद की पूंछ को तोड़ देते हैं। अच्छा, और किस में पढ़ा था बेटा ऑटोटोमी का गुण? सर और किस में पढ़ा था? स्टारफिश सर। स्टारफिश में पढ़ा था। मतलब फाइलम कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा था। याद आ गया बेटा इसमें? हाँ सर अब आया। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो। देखो इसमें एग्जाम्पल है बेटा कैमेलियन। कैमेलियन ये ट्री लिजार्ड है, पेड़ के ऊपर रहती है कैमेलियन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। जरायुज भी है बेटा कैमेलियन, ध्यान रखना। फ्राइनोसोमा सींगदार तोड़, फ्राइनोसोमा है सींगदार तोड़, और ये भी जरायुज होता है। सींगदार तोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न्ड टोड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न्ड टोड। अच्छा बेटा ये जो है ना, ये इसमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो जरूरी नहीं है एनसीईआरटी में दे रखा वही आपसे पूछे जाए, एग्जाम्पल कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक बार क्या था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीएमटी में आया हुआ भी है। क्या क्वेश्चन आया था कि ये इसमें पूछा गया था, एक बॉक्स बना दिया और उसमें ऐसे काफी सारे एनिमल के नाम लिखे हुए हैं। फिर उसमें था इनमें से कौन से मतलब कितने जंतु वर्ग से संबंधित हैं। अब फ्राइनोसोमा को पता है, फ्राइनोसोमा नहीं लिखा वहां पे, उसने सींगदार टोड लिख दिया, इंग्लिश में हॉर्न्ड टोड लिख दिया। अब बच्चे टोड पढ़ते तुरंत उसको एम्फीबिया में काउंट कर लेते हैं, यार ये तो रेप्टाइल्स नहीं होगा, ये एम्फीबिया होता है। इसलिए ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो आप लोगों को इसमें, ठीक है। आगे देखो बेटा हेमिडेक्टाइलस घरेलू छिपकली, जो आप अपने घरों में देखते होंगे, वोल लिजार्ड भी कहते हैं इसको, वोल लिजार्ड भी कहते हैं, दीवारों के ऊपर चिपके रहती है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कैलोटिस गिरगिट गार्डन लिजार्ड, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ड्रेको उडन छिपकली कहते हैं। हेलोडर्मा गिला मोन्स्टर, इसमें विष ग्रंथि रूपांतरित सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। स्नेक में बात करते हैं सर उड़न छिपकली उड़ सकती है? हाँ उड़ती नहीं है एक्चुअल में, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे जंप लगाती है ना, तो वैसा प्रतीत होता है कि उड़ रही है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये अग्रपादों को जब ऐसे खोलती है ना, जैसे ये इसकी बॉडी है, इस तरह से ये इसकी बॉडी मान लो, यहाँ पे ये अग्रपाद ऐसे साइड में है, तो जब अग्रपादों को ऐसे खोलती है तो इन अग्रपाद और इसके बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है ना, ये वाला, ये स्पेस, यहां पर त्वचा का वलन पाया जाता है। इसको पेटाजिया बोलते हैं, उस वलन को, स्किन की फोल्डिंग होती है उसको पेटाजिया बोलते हैं। तो जब ये इसको ऐसे ओपन करेगा तो पेटाजिया ओपन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जब ऐसे जंप लगाती है ना, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये नीचे एक साथ ऐसे गिरेगी, तो ऐसे लगता है कि उड़ती हुई प्रतीत होती है। उड़न गिलहरी में भी ऐसा ही होता है, जो उड़न गिलहरी होते हैं ना पैलेंजर, उनमें भी ऐसा ही होता है बेटा, फ्लाइंग स्क्वेल बोलते हैं उसको। फिर आगे देखो, सांप का जहर बेटा वेनम कहलाता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है क्योंकि बना होता है, एक अच्छा पाचक रस भी होता है वेनम। अगर इसको पिया जाता है तो मतलब डाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है इसका, और ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है, लेकिन फिर भी उसको लेना नहीं चाहिए। उसका कारण ये होता है कि अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कोई घाव होता है, ठीक है, और अगर ये ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो फिर प्रॉब्लम करता है। ब्लड के कांटेक्ट में आते डेथ भी हो सकती है, और ऐसा चांस बहुत कम होता है कि एलिमेंट्री कैनाल में कोई घाव ही नहीं है ना, कहीं ना कहीं पर कोई इंजरी तो हो ही जाती है। इसीलिए मतलब उसको फिर अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई उसको पी ले अपन वेट करके, ठीक है। कोई विष है ना जो हाँ जी, सांप डस लेता है उससे, वही विष है कि? हाँ वो जहर कोई वेनम कहते हैं इसको, तो ये ब्लड में डालता है इसको, तो ब्लड में आने के बाद में तो फिर तो डेथ होगी होगी, ठीक है। अब देखो बेटा दो प्रकार का होता है सांप का जहर, एक होता
है न्यूरोटॉक्सिक वेनम और एक होता है टॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक क्लोटिंग, पूरा ब्लड क्लोट हो जाता है बॉडी का ब्लड के कांटेक्ट में आने पर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा, इसमें ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब देखो, पहला है जैसे हाइड्रोफिस, समुद्री सांप है, जरायुज होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। नाजा बुंगेरिस, किंग कोबरा, ये भी न्यूरोटॉक्सिक है। बुनगेरिस करेत सांप, ये भी न्यूरोटॉक्सिक है। और जो वाइपर सांप है, ये जरायुज है, इसमें हिमेटोटॉक्सिक वेनम होता है। तो ये बेटा इसमें हाइड्रोफिस और जो वाइपर स्नेक होता है ना, ये जरायुज होते हैं, ये अंडे नहीं देते, सीधे शिशु को जन्म देते हैं ये। ठीक है, बाकी जो किंग कोबरा करेत ये अंडज होते हैं, ये अंडे देते हैं। पाइथन, पाइथन अजगर को बोलते हैं। और अजगर ये इसमें पश्चपाद बेटा अवशेषी होते हैं। ठीक है, पश्चपाद अवशेषी होते हैं अजगर के अंदर। क्योंकि जैसे एक आपने लेमार्क की थ्योरी पढ़ी होगी अगर पहले कभी, है ना, तो लेमार्क की थ्योरी में एक उन्होंने एक चीज बताई थी कि अंगों का उपयोग व अनुपयोग, अगर हम उसको यूज लेते हैं तो वो डेवलप करेंगे, और अगर उनका यूज नहीं ले रहे हैं तो फिर वो हाशिर हो जाते हैं, वहां से डीजनरेट कर जाते हैं। ऐसा ही यहां पर हुआ था। तो सांपों के अंदर जो पैर थे वो इनके चलने के काम आते थे, मतलब ऐसा माना जाता है। वैसे उस थ्योरी को भी पूरी तरह से सही नहीं मानते अपन, उसके बहुत सारे अपवाद है जो लेमार्क की थ्योरी है, तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, ये पूरी तरह से सही नहीं है थ्योरी है। डार्विन ने तो इसको बिल्कुल ही गलत बताया था। ठीक है, तो पर फिर भी देखो कि इसमें जैसे इनके पैर चलने के काम नहीं आए तो इस वजह से विलुप्त हो गए, और जो पश्चपाद है वो इनमें अवशेषी रहते हैं। ठीक है, आज भी पाए जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता इनका। मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल, ये भी एनसीईआरटी में एग्जांपल है। सांप व छिपकली, ठीक है, सांप व छिपकली निर्मोचन में भी करती है सर निर्मोचन। हाँ, निर्मोचन में त्वचा की सल की एपिडर्मिस की हॉर्नी स्तर को हटाते हैं। सांप की कैचुली देखी होगी ना आपने, अपर लेयर को हटा देते हैं। ये देखो बेटा यहाँ पे वर्ग सरीसृप, नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के गमन के कारण है, क्योंकि रैपर का मतलब रेप्टम रेंगना या सरकना है। अधिकांश स्थलीय प्राणी है, शुष्क सल्कयुक्त त्वचा से ढका है, किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण छिद्र नहीं है, कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है, 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। देखो लिखा है हो सकते, कोई जरूरी नहीं है होंगे, सांप में नहीं होता है, बाकी में होता है। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का 3 चैम्बर है, मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का है, असमतापी है। सांप छिपकली अपनी सल्क को त्वची कहते हैं। लिंग अलग अलग, एक लिंगी, निषेचन आंतरिक, सब अंडज है। गलत है बेटा ये लाइन लिखी हुई, अभी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, उसमें ये लिखा है कि दीज आर ओविपेरस, है ना, ऐसे नहीं लिखा दीज ऑल ओविपेरस, ये सब अंडज नहीं होते हैं, ये अंड ये है, लेकिन सब अंडज है, ये गलत है, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी है जो जरायुज भी होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का हो गया। और आपको ये डायग्राम भी इनके याद करना है, जैसे ये बेटा वृक्ष छिपकली होगी, ट्री लिजार्ड, कैमेलियन, ये घड़ियाल है, कछुआ कीलोन है, नाग, नाग देवता, सांप। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इधर देखो आप, जैसे रेप्टिलिया में ये देखो स्नेक एंड लिजार्ड, एक मिनट, स्नेक एंड लिजार्ड शेड दियर स्केल्स ऑन एज स्किन कास्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस। ऐसा नहीं लिखा कि ये सभी ओविपेरस है, ये ओविपेरस होता है, सही बात है, लेकिन सभी अंडज होता है, ये ऐसा नहीं होता है इनमें। ठीक है, बताओ बेटा यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई? आ गई सर। ठीक है,
यस सर। चलो ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक इसमें यहाँ पर है ना, ये पॉइंट और लिख लेना, यही लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ रेप्टाइल। इसको हर्पेटोलॉजी कहते हैं। जैसे ये इसमें लिखा है ना, लिजार्ड में तो अपन ने क्या लिखा है, सोरोलॉजी, स्नेक में ओफियोलॉजी सर्पेंटोलॉजी। तो ये जो ओफियोलॉजी सर्पेंटोलॉजी सोरोलॉजी ये है ना बेटा, ये हर्पेटोलॉजी की ब्रांच है। हर्पेटोलॉजी में तो सारे रेप्टाइल्स की स्टडी करेंगे। इसमें ये मतलब सांप, कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली, ये सारे आ गए इसमें।
हो गया बेटा यहां तक का? यस सर। हटा दो? नहीं नहीं सर। कौन सा पॉइंट लिख रहे हो? श्वसन। सर पाचन। सर ये पैनी जी का रंध्र क्या काम करता है? पेनिजी का रंध्र क्रोकोडाइल जो हार्ट है उसके जो राइट और लेफ्ट ओर्टा होती है ना बेटा, मतलब जो लेफ्ट लंग्स, हाँ सर। सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो धमनी बाहर निकलती है उन दोनों को जोड़ता है। जैसे अपने में डक्टस आर्टीरियोसस नहीं होता है, हाँ। ठीक है, तो उस तरह से फोरामेन ऑफ पेनिजी होती है यहाँ पर जिन दोनों को जोड़ता है। ओके ओके सर। सर जैसे उत्सर्जन में लिखा है कि सर्प और मगरमच्छ में मूत्राशय एब्सेंट और छिपकली में प्रेजेंट, फिर सर बाकी में एब्सेंट प्रेजेंट कैसे? एब्सेंट। ओके सर।
सर ऊपर कर दो। कहाँ तक हो गया बेटा, इसमें हो गया ना ये वाला पोर्शन पूरा? हाँ सर, पूरा हो गया। यस यस। नहीं सर, कौन सा पॉइंट तक है, जल्दी बताओ। संवेदी भाग। सर ये श्रृंगार ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस ग्रंथि को बेटा? श्रृंगार ग्रंथि। क्या समझा ही नहीं मैं, आप क्या बोल रहे हो? श्रृंगार? यस सर। श्रृंगार ग्रंथि कौन सी हो गई? सर वो श्रृंगिक थी ना। हाँ सर, एक है ना क्वेश्चन था AITS में, श्रृंगिक। एंटीनरी ग्लैंड, हाँ एंटीनरी थी वो। श्रृंगी होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो हाँ, तो श्रृंगी। श्रृंगी श्रृंगी ग्रंथि है बेटा, वो तो श्रृंगी ग्रंथि तो ये हो गई अपने। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, हो गया बेटा यहाँ तक का? हाँ सर।
हो गया बेटा, यहाँ तक हटा दूं? हो गया सर। आप तक। सर नहीं, थोड़ा सा रह गया। सर अब तक विस्टन। रहने दो। सही है। हाँ फ्री। सर ये सांप धंसते क्यों है बिना फालतू में? सर मजे आते हैं इनको। बिना फालतू में थोड़ी डसते हैं, ये भी नहीं तो सर, बेचारे बिना अपनी, छेड़े। हाँ तो ये भी तो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। अब जैसे कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाता है तो उसको मारते हो नहीं मारते हो पत्थर से, रिंग से? मारते हैं सर। हाँ, तो इसीलिए सांप भी बेचारे डसेंगे फिर। हो गया बेटा, आगे बढ़ू मैं? यस सर, हो गया। चलो देखो, अब आगे ध्यान दो इसमें। एवी, वर्ग एवी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया, है ना? बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। आया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। और ये भी इंपॉर्टेंट है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीएच हक्सले ने पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स किसने कहा? पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स किसने कहा था? टीएच हक्सले ने। क्यों कहा था ग्लोरीफाइड रेप्टाइल? अब उसका कारण समझो। देखो, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स पक्षियों को इसलिए बोला गया था क्योंकि पक्षियों में देखो इनकी उत्पत्ति रेप्टाइल्स से हुई है, सरीसृपों से उत्पत्ति हुई है बेटा पक्षियों की। और जो सरीसृपों के लक्षण है ना, वही करेक्टर बर्ड्स में भी होता है, एडवांस करेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि सरीसृपों में मतलब कि अंडज है, ये भी अंडज होते हैं, है ना? सरीसृपों में त्वचा के ऊपर एपिडर्मल सल्कों का आवरण पाया जाता है, तो इनमें भी एपिडर्मल सल्कों का आवरण पाया जाता है। तो वो जो एपिडर्मल सल्क है वो इनके पश्चपाद पर होता है, पक्षियों के पीछे वाले पैरों पर। जबकि इनकी बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मल सल्क है वो मॉडिफाई हो गए और वो फीदर्स में चेंज हो गए। फीदर्स जो अपन कहते हैं ना, पक्षियों की जो पांख होती है, पख या पांख, उनको फीदर बोला जाता है। तो फीदर्स में मॉडिफाई हो गए। तो एक्चुअल में जो बर्ड हुए हैं, लेकिन इनमें जो रेप्टिलियन करेक्टर है वो एडवांस होते हैं। इसलिए जिले ने पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोला है। ठीक है, इसलिए बोला है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। आगे देखो, अभिलाक्षणिक लक्षण मतलब फंडामेंटल करेक्टर जो केवल बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, दूसरे में नहीं होगा। जैसे फीदर या फर का पाया जाना, फीदर का पाया जाना। देखो जितने भी बर्ड्स होते हैं सभी में फीदर्स की कवरिंग होती है। अधिकांश उड़ सकते हैं, है ना? मतलब सभी नहीं उड़ पाएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे अपवाद नहीं उड़ने वाले पक्षी, शुतुरमुर्ग वगैरह, तो वो उड़ नहीं सकते, बाकी अधिकांश उड़ सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर और किसी में नहीं होता है ना? फीदर्स का पाया जाना और अधिकांश उड़ सकते हैं। पक्षी वास्तविक उड़ने वाले जंतु है, लेकिन पक्षियों से पहले
ये करेक्टर रेप्टाइल्स में भी, सॉरी रेप्टाइल्स ऐसे में नहीं, ये उड़न छिपकली। आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट के अंदर भी ये, वो केवल खतरे के समय उड़ान भरते हैं, ठीक है, और ये वास्तविक उड़ने वाले जंतु होते हैं। सामान्य लक्षण एमनियोटा 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका, ये समतापी है बेटा। समतापी को वार्म ब्लेडेड बोलेंगे और असमतापी को कोल्ड ब्लेडेड कहते हैं, ठीक है। समतापी को एंडोथर्मी कहते हैं, असमतापी को एक्सोथर्मी कहते हैं। ये होमोथर्मल होता है बेटा, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन करते हैं। इनके शरीर का ताप नियत रहता है, वो बाह्य पर्यावरण के अनुसार बदलेगा नहीं। और मोनोकोंडाइलिक स्कल हो गया, मतलब एकल अनुकपाल अस्थिकंद कपाल होता है, इसमें मोनोकोंडाइलिक स्कल, डाइकोंडाइलिक एम्फीबिया और मेमेलिया में होगा। अध्यावरण देखो बेटा, इनकी त्वचा, शरीर पर फीदर का आवरण पाया जाता है ना, फीदर जो एपिडर्मल सल्कों का रूपांतरण होता है। त्वचा शुष्क व अग्रंथिल है, क्योंकि इनमें त्वचीय श्वसन की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें लंग्स फेफड़े होते हैं इसलिए। तो त्वचा शुष्क व अग्रंथिल है। केवल एकमात्र ग्रंथि जिसको प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं, जो इनके पूंछ भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो इनके त्वचा में केवल प्रीन ग्रंथि, जो तेल ग्रंथि का रूपांतरण होती है, पूंछ में पाई जाती है। पूंछ को यूरोपाइजियम कहते हैं, इसलिए यूरोपाइजियल ग्रंथि उसका नाम रखा। तो केवल एक ग्रंथि इनके त्वचा में पाई जाती है, जिसका नाम प्रीन ग्लैंड है। उसको छोड़कर के किसी टाइप की ग्लैंड इनके स्किन में नहीं होती है। नहीं होती। देखो, कभी आपने पक्षियों को जैसे सुबह जैसे दाना वगैरह डालने जाते हैं पक्षियों को, तो ये बिजली के तारों पर बहुत सारे कबूतर वगैरह से बैठे रहता है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि विश्राम अवस्था में जब ये बैठे रहता है ना, उस समय जो इनका हेड पार्ट, इनकी चोंच होती है, वो ऐसे घुमाकर
सकता है अस्थि मज्जा बोन मेरो का समतुल्य है, समतुल्य उसके एनालोगस होता है। गमन के लिए देखो बेटा दो जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए, पश्चपाद चलने में, दौड़ने में, तैरने में, वे शाखाओं को पकड़ने में रूपांतरित होते हैं। पश्चपाद पर सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स इसके हाइंड लिम्ब पर होंगे, है ना, तभी तो देखो इनके पैर कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे बहुत सारे स्केल्स स्केल्स गंदे गंदे दिखते हैं, वो सल्क होते हैं इनके पश्चपादों पर। पाचन के लिए देखो इसमें आहार नाल में क्रोप और गिजार्ड पाए जाते हैं। क्रोप को अन्नपुट कहते हैं जो भोजन का संचय करेगा, गिजार्ड को पीसनी कहते हैं जो भोजन को पीसता है, ग्राइंड करता है बेटा फूड को। क्रोप में क्रोप ग्रंथि पाई जाती है जो प्रजनन काल में पोषक तरल पीजन मिल्क का श्रावण करती है। पीजन मिल्क को ऐसे मत समझना कि केवल पीजन में ही सिक्रेशन होता है ना, ये बर्ड्स के अंदर होता है बेटा। क्रॉप के अंदर क्रॉप ग्लैंड है जो एक पोषक तरल स्रावित करती है, उसका नाम पीजन मिल्क होता है। श्वसन लंग्स द्वारा, ठीक है, लेकिन पूरक श्वसन हेतु वायु कोष प्रेजेंट जो फेफड़ों से जुड़े हैं, जो लंग्स से जुड़े हैं, ठीक है, इसीलिए तो इसको पूरक श्वसन कहते हैं। क्योंकि अगर वायु कोष असंवहनीय है बेटा, अगर मान लो वायु कोष संवहनीय होते, है ना, कि इनमें ब्लड सप्लाई होती, तो बताओ उसमें लंग्स में एयर को भेजने की क्या जरूरत थी, वो तो वायु कोष से गैस विनिमय हो जाता, है ना। तो वायु कोष में जो हवा भरी रहती है वो हवा फेफड़ों में ट्रांसफर होती है क्योंकि फेफड़ों से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए इसको पूरक श्वसन में सहायक बताते हैं। ध्यान रखना बेटा वायु कोष असंवहनीय होते हैं। उत्सर्जन बेटा मेटानेफ्रिक किडनी द्वारा होगा, ठीक है। यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, केवल एक अपवाद है रिया। रिया ये एक दक्षिण अमेरिकन शुतुरमुर्ग है, इसमें मूत्राशय पाया जाता है, बाकी सभी में एब्सेंट होगा। परिसंचरण 4 कक्षीय हृदय, बंद दोहरा परिसंचरण, दाया देहिक चाप, हमारे में बाया देहिक चाप होता है बेटा, जो ऑर्टिक आर्क है ना वो हमारे में लेफ्ट साइड में होता है, इनमें राइट साइड में होगा। वृक्क निवाहिका तंत्र अवशेषी या हाशित हो गया। जंतु जगत में पक्षी रिचेस्ट ब्लड एनिमल है। रिचेस्ट ब्लड एनिमल का मतलब हो गया ऐसा नहीं है कि इनके बॉडी में ब्लड ज्यादा होता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप पर 100 ml ब्लड में बात करोगे तो आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है इनमें, है ना। पर 100 ml ब्लड के कंपैरिजन में आरबीसी के नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए रिचेस्ट ब्लड एनिमल होते हैं बेटा ये पूरे एनिमल किंगडम में। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका है, एमनियोटा है, तो बेटा ये ध्यान रखना है। घ्राण ग्राही अंग इनमें अल्प विकसित रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब सूंघने की क्षमता न के बराबर, अल्प विकसित है। मध्य कर्ण में केवल एक अस्थि पाई जाती है, आपको नाम पता है बेटा, कोलुमेला ओरिस कहेंगे। टिम्पेनम बाह्य कर्ण को दर्शाता है। तो ये दो लाइनें ना बेटा सेकंड और थर्ड वाली संवेदी अंग में, ये कॉमन चलती है एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में और एवीज में। नेत्र में निमेशक पटल, थर्ड आईलिड प्रेजेंट है, वही पारदर्शी परत होती है, तो जब ये उड़ते हैं तो हवा से इनकी आंखें ड्राई ना हो तो उसको बंद कर लेते हैं, तो आंखों को बचाती है बेटा ये डस्ट वगैरह से। नेत्र में अंध बिंदु के समीप, ब्लाइंड स्पॉट जानते हो बेटा, अंध बिंदु जहां पर रोड और कोन सेल नहीं होगी, वहां पर इमेज नहीं बनती है, वहां पर एक कंघी नुमा संरचना पैक्टेन पाई जाती है, और जो यहां पर नेत्र गोलक को पोषण देता है। ध्यान रखना बेटा पैक्टेन क्या होता है, पैक्टेन एक कंघे नुमा संरचना है, क्या कार्य है, नेत्र गोलक को पोषण देना। कहां पाया जाता है पैक्टेन, अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट के नजदीक होता है। पैक्टेन कीवी को छोड़कर सभी पक्षियों में होता है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है, न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, वहां पर कीवी में छोड़कर के सभी बर्ड्स में पैक्टेन होता है। जनन के आधार पर एक लिंगी है, अंडज जंतु है, और केवल लेफ्ट ओवरी इनमें प्रेजेंट है। बेटा ओवरी तो दोनों होंगे, राइट भी है लेफ्ट भी है, लेकिन इनमें जो बाया अंडाशय होता है लेफ्ट ओवरी यही एक्टिव होता है, राइट उसमें डी जनरेट हो जाता है या फिर वेस्टिजियल हाशित होता है। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि पक्षियों में अंडे कौन से अंडाशय से मुक्त होंगे, दाया बाया या दोनों, तो आप कहोगे ओनली लेफ्ट ओवरी, ठीक है।
क्योंकि लेफ्ट ओवरी ही इनमें एक्टिवेट रहती है। आंतरिक निषेचन है, प्रत्यक्ष परिवर्धन है, कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती इनमें। एग्जाम्पल देखो बेटा, आर्कियोप्टेरिक्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने लिखा यहां पर, पक्षी और सरीसृपों के बीच में विलुप्त कड़ी है, जिसको इंग्लिश में मिसिंग लिंक कहते हैं। तो बेटा दो डेफिनेशन होती है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है और एक मिसिंग लिंक होता है। देखो दोनों में फर्क क्या है कि कनेक्टिंग लिंक मतलब ऐसा जंतु जिसमें दो भिन्न जंतु समूहों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मैंने नियोपाइलिना, पेरिपेटस ये आपको लिखाए थे, है ना, कि जैसे मान लो किसी में एनिलिडा के भी करैक्टर है, मोलस्क का भी करैक्टर है ना, दोनों के लक्षण उसमें पाए जाते हैं, तो वो कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन मिसिंग लिंक में कनेक्टिंग लिंक, अच्छा मिसिंग लिंक की भी यही डेफिनेशन है, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षियों के भी लक्षण होते हैं, सरीसृपों के भी लक्षण होते हैं, वो मिसिंग लिंक है। तो डेफिनेशन तो दोनों की सेम हो गई, तो फर्क क्या है, तो आप ऐसे कहोगे कि जीवित जंतु, सुनना ध्यान से, जीवित जंतु जिसमें दो भिन्न समूहों के लक्षण पाए जाते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होता है, संयोजक कड़ी बोलते हैं। और आज भी जिंदा रहता तो आप उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स आज नहीं है, विलुप्त हो चुका है, इसलिए उसको विलुप्त कड़ी या मिसिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, एक्टिनोडाइट। एक्टिनोडाइट ये बेटा यहां पर पेंगुइन को बोलते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, पेवोक्रिस्टेटस मोर, कोलंबा लीविया कबूतर, इसको कपोत कहते हैं, सिटिकुला तोता, ठीक है, कार्वस, स्प्लेंडेंसिस कोवा, पैसर डोमेस्टिका, पैसर डोमेस्टिका ये घरेलू चिड़िया होती है, नियोफ्रॉन गिद्ध, ये भी एनसीईआरटी में। और इसका बेटा एक दूसरा एग्जांपल और लिख रखा है यहां पर कि गिद्ध को आप शूडोपाइगस भी कहते हो। शूडोपाइगस, ये गिद्ध को ही कहते हैं, या तो नियोफ्रॉन लिखा होगा या शूडोपाइगस लिखा होगा। और कोरिटिस नाइग्रिसेप्स ये गोडावन है, राजस्थान का राज्य ही उड़ने वाले पक्षी में देखो बेटा, स्ट्रूथियो, अफ्रीकन शुतुरमुर्ग, ठीक है, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है इसका। बाकी जैसे रिया, दक्षिण अमेरिकन शुतुरमुर्ग, कैजोवरी, एमू और एप्टेरिक्स, एप्टेरिक्स बोलते हैं कीवी को, कीवी दे नहीं रखा बेटा, लेकिन इसको भी याद करना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट होता है ये भी, बस ये आप एग्जांपल याद कर लेना। इसमें ये नहीं उड़ने वाले पक्षी है, इनमें जो फ्लाइट मसल्स होते हैं ना, उड़ने वाली उड़न जो मसल्स होती है, उड़न पेशी होती है, वो वेस्टिजियल होती है। फिर आगे बात करते हैं बेटा मैमेलिया की। देखो वर्ग मैमेलिया, इसके कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पे कि वर्ग मैमेलिया, इस वर्ग के प्राणी ये सभी प्रकार के वातावरण, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जैसे पोलर एरिया होता है ना बेटा, पोलर बियर वगैरह होते हैं, तो वो ठंडे क्षेत्रों में होंगे, रेगिस्तान में भी होंगे, जंगल में भी रहते हैं, घास के मैदान में भी रहते हैं, ठीक है, अंधेरी गुफा, आदि, इनमें ये जंतु रहते हैं। कुछ उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन भी है, कुछ में उड़ने व जलीय अनुकूलन भी होता है।
है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ते भी है, जैसे चमगादड़ स्तनधारी होता है ना। कुछ ऐसे भी है जो जल में भी रहता है, जैसे डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, है ना। तो ये मतलब मैमल्स ही है जिनमें जलीय और उड़ने का अनुकूलन भी होता है। सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भागों में रहेंगे, रेगिस्तान में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, घास के मैदानों में, अंधेरी गुफा में, है ना, यहाँ पर भी रहते हैं। घरों में भी वर्ग वर्ग मेमेलिया मतलब स्तनधारी, मेमेलिया मतलब मैमल जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है उनको स्तनधारी कहते हैं। स्वर्णिम काल इनका सिनोजोइक है, इसमें इनकी संख्या बढ़ी थी ज्यादा। विशिष्ट लक्षण देखो बेटा, ये मैंने 6 लक्षण नोट कर रखे हैं। ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण केवल स्तनधारी में पाए जाते हैं। देखो 2 बातें बोल रहा हूं बेटा मैं कि लेकिन सभी स्तनधारी में भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो इनको आप स्पेसिफिक करैक्टर कह रहे हो, विशिष्ट लक्षण कह रहे हो, क्योंकि केवल स्तनधारी में मिलेंगे। जैसे स्तन ग्रंथि सभी स्तनधारी में पाई जाती है, डायफ्राम सभी स्तनधारी में होगा, ईयर पिन्ना स्तनधारी में। आपने और भी वर्टिब्रेट पढ़े हैं, जैसे पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछली, इनमें तो नहीं पढ़ा हमने, इसमें भी नहीं। लेकिन ईयर पिन्ना सभी मैमल्स में नहीं है। इसके अपवाद हैं, जैसे जलीय स्तनधारी और प्लेटिपस जो अंडे देने वाली स्तनधारी है, इनमें ईयर पिन्ना नहीं होगा। त्वचा पर रोम ये केवल स्तनधारी में होगा, और आप किसी भी एनिमल में देखोगे स्किन पर हेयर कवरिंग नहीं होगी, लेकिन जलीय स्तनधारी इसके अपवाद हैं, इसमें भी त्वचा पर रोम नहीं होते हैं। 7 ग्रीवा कशेरुकाओं का पाया जाना स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन अपवाद बेटा जैसे सी काऊ और ब्रेडीपस, इनमें यहां पर मतलब 7 ग्रीवा कशेरुका नहीं होती है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, लेकिन अपवाद है ऊंट व लामा, इनमें केंद्रक युक्त होती है। तो ये स्पेसिफिक करैक्टर है जो केवल आपको मेमेलिया क्लास में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके और भी एक्सेप्शन है जिनमें ये करैक्टर नहीं भी होते हैं मैमल्स में। सामान्य लक्षण बेटा देखो, एमनियोटा है ना, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली प्रेजेंट है, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका होंगी, समतापी है, तापमान का नियमन कर सकता है, डाइकोंडाइलिक स्कल है क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं। एम्फीप्लेटन कशेरुका, आपको इसका डायग्राम बताया था, मतलब जैसे सेंट्रम जो होता है, सेंट्रम या बॉडी, कशेरुका का सेंट्रम या बॉडी, अगर उसकी अग्र और पश्च सतह दोनों चपटी होती है, फ्लेट होती है, उसको एम्फीप्लेटन वर्टिब्री कहता है बेटा, ठीक है। एम्फीप्लेटन ध्यान रखना, मानव में एम्फीप्लेटन प्रकार की कशेरुका होगी। शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ व पूंछ में विभेदित हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बेटा पूंछ सभी में हो, लेकिन ऐसा डिवाइड हो सकता है। गमन के लिए 2 जोड़ी लिम्फ पाए जाते हैं, ठीक है। कंकाल अंत कंकाल अस्थिमय होता है। अच्छा, इनमें जो गमन के लिए 2 जोड़ी लिम्स होता है ना, ये भी बेटा अलग अलग चीज में मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये 2 जोड़ी लिम्स प्रेजेंट, अब इसमें आपको एक पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पे कि 2 जोड़ी लिम्स प्रेजेंट जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने, तैरने व उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में चलने दौड़ने के लिए अनुकूलित है, ठीक है। बंदर वगैरह में इनमें वृक्ष पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, कुछ बिल में भी रहते हैं, है ना, जैसे चूहे वगैरह में। तैरने के लिए जैसे अपन डॉल्फिन में बात करें, और इसमें ब्लू व्हेल में। उड़ने के लिए जैसे चमगादड़ में। कंकाल अंत कंकाल अस्थि में हो गया। पाचन में द्विबार दंती दांत है, 2 सेट होते हैं दांतों के। गर्त दंती है क्योंकि जबड़े की अस्थि में धंसे रहते हैं। विषम दंती है क्योंकि संरचना कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। श्वसन लंग्स के द्वारा होगा। उत्सर्जन मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है।
और उत्सर्जी पदार्थ यूरिया मूत्राशय में पाया जाता है। परिसंचरण 4 कक्षीय हृदय होता है। बंद व दोहरा प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। बायां देहिक चाप होता है। पक्षियों में ध्यान रखना दायां होता है, हमारे में बायां होगा। वृक्क निवाहिका तंत्र इसमें एब्सेंट होगा, हमारे में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता। बाकी यकृत और हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र होगा। तंत्रिका में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती है। कार्पस कैलोसम प्रेजेंट है बेटा। मध्य कर्ण में 3 अस्थि पाई जाती है जिसका नाम होता है क्या? मेलियस इनकस स्टेपी। जनन के आधार पर एक लिंगी जंतु है। अधिकांश जरायुज है। मैं सभी को जरायुज नहीं बता रहा क्योंकि प्रोटोथीरिया वर्ग के सदस्य ये अंडज होंगे। आंतरिक निषेचन होगा, प्रत्यक्ष परिवर्धन होगा। ये वर्ग मेमेलिया के 3 सब क्लास यहां पर दे रखे हैं, जैसे प्रोटोथीरिया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये सब क्लास है बेटा इसमें। अब देखो कंपैरिजन 4 पॉइंट में कर रहा हूं मैं केवल कि प्रोटोथीरिया में ईयर पिन्ना, कार्पस कैलोसम, स्तन ग्रंथि पर निप्पल है ना, तो इन पर जो दुग्ध वाहिनी होती है, लैक्टिफेरस डक्ट होती है, वो ऐसे ही बाहर की तरफ खुलती है। जैसे मेटाथीरिया में, यूथीरिया में तो क्या होता है कि जो दुग्ध वाहिनी है वो स्तन ग्रंथि के बाहर निप्पल में खुलती है, इनमें निप्पल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा भी एब्सेंट है बेटा। प्लेसेंटा तो उनमें होगा जो जरायुज होते हैं, तो ये अंडज है ना, इसलिए इनमें प्लेसेंटा वगैरह नहीं पाया जाएगा। एग्जाम्पल इक्डिना, बेटा इक्डिना पीएमटी में आया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल दे रखा, ऑर्निथोरिंकस, डकबिल प्लेटिपस। इसको डकबिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्नोट होती है ना, ठीक है, इसकी जो स्नोट होती है वो डक की तरह होती है। देखो मैं आपको बताऊं, ये देखो डायग्राम आप, ये डकबिल प्लेटिपस है। इसकी चोंच देखो, ये डक, बतख की चोंच की तरह होती है, इसलिए डकबिल प्लेटिपस कहते हैं। मेटाथीरियन में देखो बेटा ईयर पिन्ना, कंगारू में ईयर पिन्ना पाए जाते हैं। ये देखो, ये रहे ईयर पिन्ना, है ना, ये ईयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। कार्पस कैलोसम एब्सेंट है। स्तन ग्रंथि पर निप्पल प्रेजेंट होंगे। प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है लेकिन बेटा ट्रू नहीं, मतलब प्लेसेंटा तो पाया जाता है लेकिन वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता है। इसमें जो प्लेसेंटा है उसका नाम होता है योक सैक प्लेसेंटा। अब आपको देखो ऐसे तो पता लगेगा नहीं, क्योंकि जब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें मैं ये सारे टाइप आपको बताऊंगा प्लेसेंटा के, ठीक है। तो इसमें आप अभी केवल ध्यान ही रखो कि योक सैक एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का नाम होता है। तो अगर केवल योक सैक प्लेसेंटा को बनाने में भाग लेती है तो उसको योक सैक प्लेसेंटा कहते हैं, जो वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता है बेटा। ये जरायुज होते हैं। एग्जाम्पल मैक्रोपस, ये एक एग्जाम्पल केवल एनसीईआरटी में दे रखा है, बाकी ओपोसम को डाइडेल्फस बोलते हैं, ये भी याद रखना। यूथीरिया में प्लेसेंटा, और वो भी ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है, जरायुज होंगे। एग्जाम्पल इनमें है बेटा जैसे टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, एनसीईआरटी में दे रखा है, चमगादड़ कहते हैं इसको। इसका जो होता है वो लोमड़ी की तरह दिखता है, ये तरह से, ये जो स्नोट है ये लोमड़ी की तरह इसका मुंह दिखता है, इसलिए इसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, ठीक है। राडार तंत्र पाया जाता है बेटा, राडार तंत्र, सोनार तंत्र। ये देखो डेल्फिन के अंदर भी होता है बेटा राडार और सोनार तंत्र, डॉल्फिन में भी होगा। तो ये क्या काम करता है, जैसे इकोलोकेशन सिस्टम कहते हैं इसको, साउंड के बेसिस पर ये पता लगाता है जगह का कि इसका ओरिजिन क्या है साउंड का, ठीक है। उसको राडार या सोनार तंत्र कहेंगे। रेटस मतलब चूहा, चूहा को रेट बोलते हैं। कैमिल मतलब ऊंट, कैमिलस, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एलिफेंट, एलिफस, हाथी, ठीक है। डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, पीएमटी में आया हुआ है बेटा ये। और इसमें ये पूछा था कि गंगा नदी में सामान्यतः कौन सा जलीय स्तनधारी पाया जाता है, तो डॉल्फिन होती है वहां पे। बेलिनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, ये दोनों जलीय स्तनधारी सिटेशिया में आते हैं। जो जलीय स्तनधारी का जो ऑर्डर होता है उसको सिटेशिया बोला जाता है। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर को कहते हैं। पैंथेरा लियो, लोइन को बोलते हैं। कैनिस, डॉग। थैलिस, कैट। मकाका, मंकी। और इक्वस, घोड़ा हो गया, ठीक है। ये अपना एनिमल किंगडम यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी देखो बेटा वही बात है कि आप लोगों ने जो इसमें पहले पढ़े होंगे ना, मतलब जो पहले के आपने फाइलम पढ़े
उनके क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए होंगे, तो वो सारी चीजें वही है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी आगे। ये कंपैरिजन टेबल दे रखी है बेटा, देखो पोरीफेरा है ना, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और एनिलिडा, और यहां पर दे रखा आर्थ्रोपोडा। तो ये आर्थ्रोपोडा और इसके बाद में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो देखो कंपैरिजन का यहां पर दे रखा है। जैसे संगठन स्तर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ऐसे अपन चाहें तो इनको इस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें फिल कर सकते हैं अपन से। बताते जाओ बेटा एक बार इसमें कि सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे यहां पर संगठन स्तर में पोरीफेरा में क्या बताना है? कोशिका स्तर। कोशिका सेल्यूल। अच्छा, सिलेंट्रेटा में क्या बताना है? बोलते जाओ बेटा। टिश्यू। और टीनोफोरा में भी ऊतक स्तर। टिश्यू। और प्लेट अंग स्तर का है ना, ऑर्गन लेवल। लेकिन एनसीईआरटी में बेटा ऑर्गन सिस्टम भी दे रखा है इसमें, आप तो ऑर्गन वाला ध्यान रखो केवल। एस्केल्मिन्थीज से बाद वाले में सब में क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम आएगा। अब नीति बताओ बेटा, पोरीफेरा में कैसी होगी? एसिमेट्रिकल, और कुछ में रेडियल। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में कैसा होगा? रेडियल। ठीक है, इसमें भी रेडियल। प्लेटीहेल्मिन्थीज से बाद में सब में कैसा आएगा? बाइलेटरल। सब में बाइलेटरल। गुहा के आधार पर पोरीफेरा में नहीं बेटा, एब्सेंट है। ठीक है, सिलेंट्रेटा में बताओ कैसा होगा? सिलेंट्रेटा में गुहा के आधार पर कैसा होगा? एग हुई है। अरे इसमें एब्सेंट ही तो बताओगे। एब्सेंट बताते जाओ आप। अच्छा, एब्सेंट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वहां से शुरू करता है। एग हुई है तो उससे सबसे पहले वाले में सभी में एग हुई है, बताओ। एस्केल्मिन्थीज में कैसी होगी बेटा? कूट गुही है। और बाकी सभी में एग हुई है, वास्तविक गुहा हो जाएगी। वास्तविक गुहा का प्रकार बता सकते हो बेटा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में साइजोसील, और मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा में एंटेरोसील। ठंडी बाउंड बताओ बेटा इसमें। एनिलिडा में प्रेजेंट, एनिलिडा में सभी में एब्सेंट बताएंगे बेटा इसमें है। सभी में पाचन तंत्र बताओ बेटा। अरे अभी तक तो एनिलिडा की बात कर रहे हैं भाई, आर्थ्रोपोडा कहां पर आ गया? अभी केवल ये स्क्रीन पर दिख रहा है के बारे में बात कर रहे हैं अपन। देखो पाचन तंत्र बताओ बेटा। आपके एस्केल्मिन्थीज से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आई थी, उससे पहले वाले में सभी में हाँ यहाँ पर एब्सेंट, बाकी सभी में अपूर्ण। अपूर्ण आहार नाल। परिसंचरण तंत्र कैसा बताओगे बेटा? परिसंचरण तंत्र, अरे एनिलिडा में कैसा था? एनिलिडा में बंद परिसंचरण था, मतलब प्रेजेंट था ना। उससे पहले वाले में सभी में एब्सेंट। श्वसन तंत्र बता सकते हो आप? श्वसन तंत्र, श्वसन संरचनाएं, जैसे आप एनिलिडा में बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो अब बताओ इस तरह से ये करेक्टर आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते? तो एक बार इस टेबल की भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। और ये अपना फाइलम एनिमल किंगडम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब सुनो देखो, अपन एक काम करेंगे कि या तो फ्राइडे से है ना, या फिर सैटरडे से मैं आपको अनाउंस करवा दूंगा क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर देंगे अपन। कॉकरोच जो है ना, वो एक टॉपिक बचा अपने 11th का, कॉकरोच। कॉकरोच को अपन बेटा पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, जो आपको इवनिंग में नहीं आना पड़ेगा। सुबह 9 से 10 केवल 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। 45 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा अगली क्लास को लेने के लिए। तो 9 से 10 अपन 1 घंटे केवल एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसमें। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा क्लास में कॉकरोच को कंप्लीट करेंगे। बाकी अगले क्लास में मतलब कि 27 तारीख से 12वीं का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है बेटा? ओके सर।
वो 27 तारीख को मैं बता दूंगा, या तो 28 से स्टार्ट कर लेंगे अपन एक्स्ट्रा क्लास। 2-3 दिन लेनी पड़ेगी केवल, है ना। 3 से 4 दिन मान लो आप हद करके, 3-4 दिन में वो टॉपिक हो जाएगा पूरा। और 9 से 10 अपन 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे केवल सुबह के टाइम पर। ठीक है बेटा। मर्ज करके लोग, हाँ बोलो। क्लास को मर्ज करके लोगे या फिर अलग ही लोगे? नहीं, एक बैच मर्ज करना पड़ेगा बेटा RM04 के साथ। कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। नहीं नहीं अरे वो तो एक और कोई चैप्टर नहीं ले रहे बेटा अपन, ये केवल कॉकरोच पढ़ाना था तो उसके लिए है। बाकी और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा मैं आप लोगों की, केवल बस ये 3 एक टॉपिक मुझे पढ़ाना है जो कॉमन है इस वजह से। बाकी 12th का पोर्शन तो अलग ही देखेंगे अपन। ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा, अभी लीव करते हैं फिर। हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्ते। थैंक यू बेटा। PDF हाँ